Dear students, this is the first lecture on the chapter Power Sharing. We are going to study this chapter in 3 lectures. In the first lecture, we'll see the problem of Belgium and Sri Lanka. In the second chapter, we will see how these 2 countries have accommodated or have dealt with their problems. And in the third lecture, we'll be seeing why power sharing is desirable and forms of power sharing. So let's get started, students. Power sharing. पावर शेयरिंग का क्या मतलब होता है? पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को शेयर करना। वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं और हर कंट्री में बहुत ज्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं और हर कंट्री में जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं सब चाहते हैं कि वे गवर्नमेंट में पावर होल्ड करें, वे भी एडमिनिस्ट्रेशन में पावर होल्ड करें। और अगर कोई कंट्री में पीस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो यह जरूरी है कि वहां पे पावर को शेयर किया जाए। टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ श्रीलंका एंड बेल्जियम dealt with this problem of power sharing. Now, to start with, first of all, let us take Belgium. Belgium जो एक कंट्री है यूरोप का, वो एक छोटा सा कंट्री है और इस कंट्री के जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वे हैं फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग। नाउ इस कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ डच रहते हैं, फ्रेंच रहते हैं, जर्मन्स रहते हैं। नाउ हम लोग एथनिक कॉम्पोजिशन देखते हैं इस कंट्री का। तो आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दे लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड दे स्पीक द डच लैंग्वेज। 40% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द वोलोनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच, while 1% of the total population they speak German. Now students, in Brussels, that is the capital city of Belgium, what we see is that here the French, they constitute the majority and they form 80% of the population, whereas the Dutch, they are in minority. They form only 20% of the population. Now, what is the problem over here? What happened that the minority French, as you know, the French जो community है यहाँ पे minority में है बेल्जियम कंट्री के अंदर, और ये जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल है। बेल्जियम के अंदर जो एजुकेशन आया और डेवलपमेंट आया उसका फायदा इन्होंने काफी उठाया और तेजी से इन्होंने प्रगति किया। So they developed a lot. लेकिन जो डच कम्युनिटी थे वे थोड़े स्लो थे और डेवलपमेंट का बेनिफिट्स उनको नहीं मिल पाया। इस वजह से हम क्या देखते हैं कि ये दोनों कम्युनिटीज में टेंशन होना शुरू हो गया। ये टेंशन हम ज्यादा प्रोमिनेंट ब्रसल्स में देखते हैं जहां पर the Dutch are in minority and the French are in majority. Now let us see the case of Sri Lanka. श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो इंडिया के सदर्न पोर्शन में लोकेटेड है। नाउ सिन्हाला ये जो कंट्री है श्रीलंका, इस यहाँ पर भी डाइवर्स पॉपुलेशन हम देखते हैं। यहाँ पे जो सिन्हाला स्पीकर्स है वे 74% है पॉपुलेशन के और तमिल स्पीकर जो है वे है 18% टोटल पॉपुलेशन के। ना तमिल स्पीकर जो है उनमें 2 ग्रुप है। एक पहला ग्रुप जिसमें तमिल नेटिव्स ऑफ द श्रीलंका आते हैं, यानी कि इनको श्रीलंकन तमिल भी हम कह सकते हैं, और ये 13% है। और दूसरा ग्रुप जो है वो इंडियन तमिल्स का है, वे तमिल जिनके 4 फादर्स या पूर्वज श्रीलंका गए थे वहां के प्लांटेशन में काम करने के लिए ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। नाउ स्टूडेंट्स, श्रीलंकन तमिल्स जो है वे ज्यादातर नॉर्थ और ईस्टर्न पोर्शन जो है श्रीलंका का वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है। नाउ रिलीजन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सिन्हाला कम्युनिटी, तमिल कम्युनिटी किस रिलीजन को फॉलो करता था?
तो सिन्हाला कम्युनिटी में हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स दे वर फॉलोइंग बुद्धिज्म, वो लोग बुद्धिस्ट थे। हालांकि कुछ पॉपुलेशन हिंदू या क्रिश्चियनिटी में भी थे। तमिल्स जो थे वो जनरली हिंदूज या मुस्लिम थे। इनका भी एक छोटा अंश जो था क्रिश्चियनिटी में भी था। 7% of the populations were following Christianity, who were both Tamil and Sinhala. So that's all for the class today, students. In the next class, we'll be seeing how these two countries, Belgium and Sri Lanka, dealt with the problem. Till then, goodbye.